गुड इवनिंग टू ऑल, दिस इज़ प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक है उसमें है आपका कानून, दंड, संप्रभुता, बहुलवाद। इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और क्वेश्चन के साथ साथ हम इनके कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे। जो रिलेवेंट कंटेंट रहेगा वहाँ पर कॉन्सेप्ट रहेगा और जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ आपका जो क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी पार्ट भी आपका पूरा तैयार होता रहेगा, यानी कि यहाँ पर फुल कॉन्सेप्ट आप एक प्रकार से इसको क्रैश कोर्स की तरह ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया जाता है। अभी लगभग एक सप्ताह से अबाउट कितनी 14-15 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं मैराथन की। तो ये सारी किस पे लगी हुई है? शिक्षक, बिहार शिक्षक भर्ती, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप इस प्लेलिस्ट को अवेल करके यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सारी प्लेलिस्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, तो इनको मैंने विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवाई है। तो ये आप अवेल करके अपनी जो है प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। और मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए पोलपाथ के नाम से आप जो है सर्च करके मेरा टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इसमें जो है सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक और सभी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है आपको दिए जाएं। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सक रहा है मैं आपको वीडियोस दे रही हूँ। दिन में 2 वीडियोस भी आ जाती हैं। तो इसलिए आप यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और आपने यदि ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो जो नोटिफिकेशन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऑल पे क्लिक करेंगे तभी सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। और इस समय सभी वीडियोस प्रैक्टिस की ही जा रही हैं बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, टीजीटी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन हो गई और अब हम पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? राजनीतिक है, वैधानिक है, दार्शनिक है या उपर्युक्त में से कोई नहीं है? तो यहाँ आपको देखना है कि संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतः कैसी है? वैधानिक है। ठीक है, जो संप्रभुता मुख्यतः जो वैधानिक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। वैधानिक संप्रभुता उस संप्रभुता या उस सत्ता को कहा जाता है जिसको राज्य के लिए विधि निर्माण करने का सर्वोच्च अधिकार होता है। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं? वैधानिक संप्रभुता कहते हैं। और उसके आदेश जो हैं विधि के समान मान्य होते हैं। और वर्तमान समय में अगर हम देखें कि एग्जाम्पल इसका कौन सा है, तो जो इंग्लैंड की संसद है ये वैधानिक संप्रभुता का सर्वोत्तम उदाहरण है। और इस अवधारणा के प्रमुख समर्थक की बात करें तो सबसे पहले आ जाएंगे आपके हॉब्स ने जो है इस अवधारणा का जो है प्रतिपादन किया था, शुरुआत की थी। फिर आ जाएंगे आपके बेंथम ने इसको जो है आगे बढ़ाया था। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं ऑस्टिन। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है? वैधानिक संप्रभुता की बात हो रही है। संप्रभुता की अवधारणा तो बोधा के द्वारा लाया गया था, लेकिन यहाँ पर बात क्या हो रही है? संप्रभुता, वैधानिक संप्रभुता की बात हो रही है। तो इस अवधारणा से हॉब्स, बेंथम और ऑस्टिन जुड़े हुए हैं। यही इसके जो है प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, वैधानिक संप्रभुता से ये लोग जुड़े हुए हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इसमें सूची है और एक में अवधारणाएं हैं, दूसरे में प्रतिपादक हैं। ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं: असीमित संप्रभुता, सीमित संप्रभुता, बहुलवादी, एकलवादी। ठीक है, तो अगर हम बहुलवादी संप्रभुता की बात करें, सबसे पहले असीमित दी गई है। तो असीमित संप्रभुता को किसने जो है पक्ष लिया है? ये हॉब्स महोदय हैं। यहाँ पर 4 हो जाएगा। हॉब्स ने जो है अपने राजा को निरंकुश बोला है। इन्होंने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की है हॉब्स महोदय ने। तो ये असीमित संप्रभुता की बात करते हैं, यानी कि इनका संप्रभु कैसा है? असीमित, जिसके पास असीमित शक्तियां हैं ऐसा इनका संप्रभु है। तो ये असीमित संप्रभुता के समर्थक है, प्रतिपादक है हॉब्स महोदय। सीमित संप्रभुता लॉक कहते हैं। तो जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये कहते हैं कि मतलब जनता जो है सरकार को चुनेगी, अगर सरकार अपनी शर्तें पूरी नहीं करती है तो हटा देगी।
और सीमित अधिकार दिए हैं सरकार को, तो सीमित संप्रभुता लॉक की हो जाएगी, बहुलवादी संप्रभुता किसकी हो जाएगी, लास्की की हो जाएगी, यहाँ पर 2 कर लीजिए, और एकलवादी संप्रभुता किसकी हो जाएगी, यहाँ पर ऑस्टिन है, यहाँ पर 3 कर लीजिए। तो 4123 बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो बहुलवादी हैं, ये बहुलवादी जो है ये किसके, एकलवादी संप्रभुता के विरोधी हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि बहुलवादी एकलवादी के क्या हैं, विरोधी हैं। जो बहुलवादी हैं वो एकलवादी के विरोधी हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि राज्य के पास ये सारी शक्ति नहीं होनी चाहिए, शक्ति जो है जो समाज के अन्य संगठन संस्थाएं हैं उनके पास भी होनी चाहिए। तो विरोधी हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ये भी आ जाता है, कई सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, एक विरोधी होगा कि बहुलवादी कैसे हैं, एकलवादी के लिए तो विरोधी हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। जॉन ऑस्टिन द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत को कहा जाता है लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत कहा जाता है, बहुलवादी कहा जाता है, एकलवादी कहा जाता है, या फिर प्रत्ययवादी कहा जाता है। तो जॉन ऑस्टिन का जो है ये संप्रभुसत्ता का सिद्धांत है, ये बहुत ही फेमस है और ये इसको कहा जाता है एकलवादी संप्रभुता। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। एकलवादी संप्रभुता इसको कहा जाता है, जो कि जॉन ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित की गई है। और क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो हो जाएगा जॉन ऑस्टिन। तो एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, जॉन ऑस्टिन ने किया है, अपनी पुस्तक द लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में किया है। और ये जो द लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इस पुस्तक को द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी पुस्तक कौन सी है, द लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, और इसे किस नाम से जाना जाता है, द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, इस नाम से भी जानते हैं। यहां पर ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संप्रभुता की एकलवादी धारणा किसकी प्रधानता स्वीकार करती है, राज्य का अधिकार, निश्चित अधिकार, संसद की संप्रभुता, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो ये क्या है, संप्रभुता की एकलवादी को देखो अद्वैतवादी भी कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो संप्रभुता एकलवादी ऑस्टिन के द्वारा प्रतिपादित की गई है, इसे अद्वैतवादी भी बोलते हैं। तो किसकी प्रधानता ये स्वीकार करती है, ये आपको देखना है। और ये करती है निश्चित जो अधिकारी है उसकी, इसकी ये प्रधानता किसकी स्वीकार करती है, निश्चित अधिकारी की। क्योंकि जो ये हैं ऑस्टिन महोदय हैं, ये क्या कहते हैं कि इन्होंने अपनी सत्ता का वास किसी एक निश्चित किसमें किया है, व्यक्ति में करवाया है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ग के विचारकों को संप्रभुता की व्याख्या करने का श्रेय दिया जाता है। ए है बोदा, मार्क्स और ऑस्टिन, बी कह रहा है बोदा, मार्क्स और हीगेल, सी है हीगेल, लासवेल और ऑस्टिन, और जबकि डी कह रहा है बोदा, ग्रोशियस और ऑस्टिन। तो ये जो है कौन सा इसमें पेयर जो है सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो डी है ये आपका राइट हो जाएगा। यदि हम बात करें प्रभुसत्ता या संप्रभुता, ये क्या है, ये राज्य का अनिवार्य लक्षण है, ठीक है। और प्रभुसत्ता की परंपरागत सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों की बात करें तो इसमें आ जाएंगे ह्यूगो, ग्रोशियस और कौन आ जाएगा, उसके बाद आ जाएंगे बोदा, हॉब्स, रूसो, ऑस्टिन। ये नाम ध्यान रखेंगे, ये प्रमुख नाम है जो कि ये इस सिद्धांत से संबंधित हैं। जो प्रभुसत्ता का परंपरागत सिद्धांत है, परंपरागत प्रभुसत्ता का या संप्रभुता का परंपरागत सिद्धांत से संबंधित हैं ये सारे विचारक, ठीक है, ये सारे विचारक संबंधित हैं। और अगर हम बात करें ग्रोशियस ने क्या किया है, तो ग्रोशियस ने जो है अंतरराष्ट्रीय प्रभुसत्ता की अवधारणा को प्रतिपादित किया है, क्योंकि ये ग्रोशियस बाय
संप्रभुता के क्या है, प्रतिपादक हैं। तो उसको आप अंतर्राष्ट्रीय भी, ऐसे भी आ जाता है क्वेश्चन, बाह्य या अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता के या प्रभुसत्ता के ये क्या है, प्रतिपादक हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑस्टिन की, तो ये क्या है, एकलवादी सिद्धांत का समर्थन किया है इन्होंने, और जो है ऑस्टिन ने कानूनी प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किया है, ठीक है। तो कानूनी प्रभुसत्ता जो होती है उसका प्रतिपादन किया है, और एकलवादी सिद्धांत जो संप्रभुता का बहुलवादी और एकलवादी सिद्धांत है, तो इन्होंने, ऑस्टिन महोदय ने एकलवादी सिद्धांत का समर्थन किया है, ठीक है। कानूनी प्रभुसत्ता को इन्होंने प्रतिपादित किया है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हॉब्स की बात आती है तो निरंकुश, ये निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं, ठीक है। असीमित जो है क्या है, प्रभुसत्ता इन्होंने प्रदान की है अपने संप्रभु को। बोधा ने जो है ये क्या है, ये सर्वप्रथम इन्होंने संप्रभुता की अवधारणा प्रतिपादित की थी, लेकिन इन्होंने अपने राजा को कुछ जो है क्या थे, कुछ वहाँ पर नियम थे उनके अधीन कर दिया था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से नियम थे, प्राकृतिक नियम थे और संवैधानिक नियम थे, व्यक्तिगत संपत्ति का प्रतिबंध लगाया था, और क्या लगाया था, पारिवारिक जीवन का प्रतिबंध लगाया था, धार्मिक और नैतिक मान्यताओं का प्रतिबंध। ये सारे जो है प्रतिबंध, जैसे कि कर वगैरह है राजा जनता से पूछ करके ही लगाएगा, ये सारे प्रतिबंध बोधा के द्वारा लगा दिए गए थे। तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, और क्वेश्चन यहाँ इतने में से कहीं से भी बन सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ये चल रहा है, आपका जो थ्योरी पार्ट है उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ये चल रहा है। संप्रभुता, बहुलवाद, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, मैम कौन सा जो है टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, सारे पिछला पेपर उठाकर देखो, लगभग सारे टॉपिक को जो है आयोग ने टच किया है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो फेवरेट होते हैं आयोग के, मतलब रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो मैं वो क्वेश्चन, कोई टॉपिक ऐसा नहीं है, हर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन ही लेते हैं, इतने सारे टॉपिक हैं यहाँ इसके अंतर्गत, तो हर टॉपिक को छूने का कोशिश की है। लेकिन हाँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर के आ रही हूँ। अगर ये सारा सीरीज आप देखेंगे अच्छे से और कॉन्सेप्ट को साथ साथ समझें, यानी कि मेरा एक्सप्लेनेशन भी सुनते रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए देखेंगे, और सेशन को सभी जो है लाइक करेंगे, ठीक है, लाइक कर देंगे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो पक्का कर लेंगे। आगे देखेंगे। आज सुबह जो है मॉर्निंग की क्लास नहीं आ पाई, थोड़ा सा वही है कि कभी कभी मोटिवेशन हमारा भी लो हो जाता है, और हम भी थोड़ा सा, तो आज शाम को आ रही है, सुबह नहीं आ पाई। इसलिए कहते हैं कि आप लोग जो है शेयर, कमेंट और लाइक करके हमारा मोटिवेशन हाई रखें, ताकि मैंने जो आप लोगों से सारे आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने का फैसला किया है उस पर मैं कायम रहूं, ठीक है। तो इसमें आपका भी रोल होगा कि आप हमें कितना मोटिवेट करके हमसे काम निकलवा सकते हैं। चलिए देखेंगे। स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। यह वक्तव्य किसका है? बहुत ही फेमस है और ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए लेकर आए हैं। जेरेमी बेंथम का है, रूसो का है, जॉन ऑस्टिन का है या जॉन स्टुअर्ट मिल का है। तो ये जो है बहुत ही फेमस कथन है, और ये किसका है? जॉन स्टुअर्ट मिल का है। देखो यहाँ पर जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, ये इन्होंने क्या किया है कि मनुष्य को यानी व्यक्ति को स्वयं के शरीर और मस्तिष्क का संप्रभु बताया है, और व्यक्ति को स्वयं के मामले में निरपेक्ष स्वतंत्रता प्राप्त है, ऐसा इन्होंने बताया, यानी कि उसको असीमित स्वतंत्रता दी है। और इन्होंने स्वतंत्रता को, ये कहते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति के हर काम में हस्तक्षेप ना करे, उन्हीं कामों में हस्तक्षेप करे जो कि दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने जो व्यक्ति के कार्य हैं उसको स्वविषयक और पर विषयक में डिवाइड किया है। तो ये भी देख लीजिए, स्वविषयक एवं पर विषयक, ये इन दो में जो है इन्होंने डिवाइड कर दिया है इसको, ठीक है। और कहा है कि जो स्वविषयक काम होंगे, जिनका मतलब प्रभाव सिर्फ उस व्यक्ति, करने वाले व्यक्ति पर ही पड़ेगा, उस पर राज्य जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और यदि जो पर विषयक कार्य हैं उस पर राज्य जो है हस्तक्षेप कर सकता है, ऐसा इन्होंने बोला है। अब इसको एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति ड्रिंक कर रहा है, लेकिन ड्रिंक करके वो अपने रूम में पड़ा हुआ है तो राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ड्रिंक एंड ड्राइव करने लगता है तो राज्य हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि वो अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल रहा है। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया गया है?
हानि का सिद्धांत दिया है। हानि का सिद्धांत इन्हीं मिल का है और आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। हानि का सिद्धांत कहते हैं कि मतलब छोटी हानि और बड़ी हानि। बड़ी हानि, इसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ फटाफट, टाइम कम है। छोटी हानि, बड़ी हानि। यदि किसी कार्य से बहुत ही छोटी मतलब हानि हो रही है तो उस कार्य में जो है राज्य को और पुलिस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कोई बड़ी हानि है तभी राज्य और पुलिस जो है कोई कार्य व्यक्ति करता है, और उसमें क्या है, अगर छोटा बहुत कम हानि हो रही है, जैसे कोई म्यूजिक सुन रहा है अपनी बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, अब उनसे क्या है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ये क्या है, इसमें राज्य और पुलिस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, बल्कि जो बिल्डिंग के लोग हैं वो क्या करें कि उनको ठीक है थोड़ा सा सोशल डिसअप्रूवल, उनको रिकॉर्ड करना बंद कर दें। तो इस तरह से काम व्यक्ति जो है कर सकते हैं, लेकिन राज्य और पुलिस जो है इन्वॉल्व नहीं होगी। और यदि कोई बड़ी हानि है जिससे, तो उसमें राज्य और पुलिस इन्वॉल्व होगी। तो वही छोटी हानि, पर विषय कार्य, स्व विषय कार्य, ऐसी छोटी हानि बड़ी हानि का भी सिद्धांत इन्होंने दिया है, जिसे हानि का सिद्धांत बोलते हैं। ये भी मिल्का ही है। तो और इनका जो है लिबर्टी, इनकी पुस्तक कौन कौन सी है, इनसे रिलेटेड जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप यहाँ देख लीजिए। लिबर्टी इनकी पुस्तक है, और सब्जेक्शन ऑफ मूवमेंट ये इनकी पुस्तक है। फेमस पुस्तक की बात करें तो ये भी इनकी है। और इन्होंने बोला है, क्या बोला है कि वोटों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए। क्या बोला है, वोटों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए। ठीक है, क्यों ऐसा बोलते हैं, ये कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसको उतना ज़्यादा जो है वोट, उतने ज़्यादा वोट देने का अधिकार होगा। यदि मैं सिर्फ मतलब एक टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ, और आप जो है प्रोफेसर हैं, तो हमसे ज़्यादा आप वोट देंगे क्योंकि आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। सीधा मतलब ऐसे समझिए आप। तो जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा उसको उतना ज़्यादा वोट देने का हक होगा, और इसी बात पे बोला है कि वोटों को गिना नहीं तोला जाना चाहिए। ठीक है, और ये कुछ इनकी जो है ज़रूरी पॉइंट हैं जो आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी हैं। चलिए आगे देखेंगे, जो कुछ पॉइंट बच रहे होंगे आगे हम उनको कवर कर लेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता के प्रयोग पर परिसीमनों की स्थापना करता है। परिसीमन आप समझते हैं, तो वही बात यहाँ हो रही है कि कौन जो है संप्रभुता के प्रयोग पर परिसीमनों की स्थापना करता है, यानी कि प्रतिबंध और लगाना, ऐसी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो बोधा है, मैकियावली हैं, हॉब्स हैं, या फिर ऑस्टिन है। किसने ऐसा किया है, तो आप सभी को पता है कि बोधा है परिसीमन जो है प्रतिबंध लगाने वाले। इन्होंने क्या किया कि जो संप्रभुता नामक शब्द का ये जो है प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी कि संप्रभुता को सर्वप्रथम संप्रभुता की अवधारणा को प्रतिपादित करते हैं। कौन सी बुक में, 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक में जो इनकी पुस्तक है उसमें प्रतिपादित किया है इन्होंने। और सैद्धांतिक रूप से सर्वोच्च बताया है इन्होंने, लेकिन व्यवहारिक रूप से उस पर इन्होंने कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 5 प्रतिबंध इन्होंने लगाए हैं, ये भी आप देख ही लें। कभी ऑप्शन में 1-2 प्रतिबंध दे देता है, जैसे कर का दे देगा कि जो है जनता से कर के लिए जो है सहमति पा करके ही राजा कर लगाएगा, ऐसा किसने कहा है, तो ये ऐसा बोधा महोदय ने बोला है। तो ये सब इस तरह से कुछ चीजें, जैसे प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक नियम का प्रतिबंध इन्होंने लगा दिया। ठीक है, और कौन सा लगाया था, दूसरा संवैधानिक नियम का प्रतिबंध लगा दिया था। संवैधानिक नियम का प्रतिबंध लगाया इन्होंने। तीसरा क्या है, तीसरा था कि व्यक्तिगत संपत्ति का प्रतिबंध लगाया। ठीक है, व्यक्तिगत संपत्ति का प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, सब में आगे यहाँ प्रतिबंध रहेगा। और चौथा क्या इन्होंने किया था कि पारिवारिक जीवन का प्रतिबंध लगा दिया था। पारिवारिक जीवन का प्रतिबंध लगा दिया था। और धार्मिक और नैतिक मान्यताओं का भी प्रतिबंध लगाया था इन्होंने। कौन कौन सी, धार्मिक और नैतिक मान्यताओं का प्रतिबंध भी इन्होंने लगाया था। ठीक है, तो ये जो प्रतिबंध थे, ये 5 प्रकार के प्रतिबंध बोधा ने लगा दिए थे। किस पे लगा दिए थे, जो इनका संप्रभु था उस पर। पहले तो इन्होंने सर्वोच्च बताया, लेकिन बाद में इनको लगा कहीं निरंकुश ना हो जाए संप्रभु, तो इतने प्रतिबंध इन्होंने लगा दिए। इसीलिए इनकी संप्रभुता जो है सर्वोच्च नहीं हो पाई। जो एक
सर्वोच्च संप्रभु किसके द्वारा स्थापित किया गया? जो ऑस्टिन महोदय हैं उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर हमने ऑप्शन, हाँ ये ऑप्शन दे दिया है बोधा, ठीक है। यहाँ पर जो दूसरे ऑप्शन है इनको भी देख लीजिए। मैकियावेली ने सबसे पहले राज शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। राज शब्द का प्रयोग करने वाले मैकियावेली हैं। इनकी पुस्तक कौन सी है? प्रिंस जो है इनकी पुस्तक है। इन्होंने व्याघ्र लोमड़ी नीति का इन्होंने जो है प्रतिपादन किया है। राजा को व्याघ्र की तरह जो है कितना बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, ये नीति इन्होंने प्रतिपादित की है। और यदि बात करें, इन्होंने जो मैकियावेली हैं इनके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति है बहुत ही मतलब उसका स्वभाव जो है, इनका जो मेन था अध्ययन का केंद्र वो मनुष्य का स्वभाव था और स्वभाव को इन्होंने अच्छा नहीं बताया, कायर कृतज्ञ इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ऑस्टिन है ये एकलवादी संप्रभुता और कानूनी संप्रभुता के प्रतिपादक माने जाते हैं। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस इनकी पुस्तक है। हॉब्स की बात करें तो ये निरंकुश राजतंत्र की बात करते हैं और असीमित संप्रभुता की बात करते हैं, यानी कि असीमित संप्रभुता अपने संप्रभु को दी है हॉब्स महोदय ने। लेवियाथन इनकी पुस्तक है। इनकी पुस्तक की बात करें तो लेवियाथन इनकी पुस्तक है। तो ये सभी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि मर्यादित संप्रभुता का समर्थक कौन था? लास्की थे, हॉब्स थे, लॉक थे, बेंथम थे। तो मर्यादित संप्रभुता की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो है, चाहे आप मर्यादित संप्रभुता कह लें या फिर सीमित संप्रभुता कह लें, ये सब जो है किसके द्वारा दिया गया था? ये लॉक के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। तो ये जो मर्यादित संप्रभुता है, सीमित संप्रभुता है, इन सब का प्रतिपादन किसने किया था? जो उदारवाद के जनक लॉक हैं। इन्हें लॉक को क्या उदारवाद के जनक बोला जाता है। ये उदारवाद के जनक हैं, ठीक है। उदारवाद के जनक लॉक के द्वारा सीमित संप्रभुता और मर्यादित संप्रभुता का प्रतिपादन किया गया है। इन्होंने क्या है, हॉब्स की तरह निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन नहीं किया है। हॉब्स ने क्या किया है, यहाँ से क्या एक और चीज निकलती है, इन्होंने निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। निरंकुश संप्रभुता का प्रतिपादन किया है, ठीक है। और बेंथम कैसे हैं? उपयोगितावादी हैं और अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख से संबंधित हैं। ये लास्की कैसे हैं? ये बहुलवादी हैं, ठीक है। ये बहुलवादी हैं, बहुलवादी। एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है, ठीक है। किसकी? लास्की की। हॉब्स की लेवियाथन है और लॉक की क्या है? टू ट्रीटिज ऑन गवर्नमेंट। ये सब इनकी पुस्तक के नाम हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है कि लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निवास करती है? जनता में करती है, राजनीतिक अभिजन में करती है, संविधान में करती है या न्यायपालिका में करती है? यहाँ बात हो रही है लोकप्रिय जो संप्रभुता है किसमें निवास करती है। तो देखो, लोकप्रिय संप्रभुता जो है जनता में निवास करती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जनता में। थोड़ा सा इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो ये दूतावाली दार्शनिक जो थे, यानी कि मार्सेलो ऑफ पाडुआ, जो मार्सेलो पाडुआ थे, ये पोप की सत्ता को इन्होंने चुनौती दी थी सर्वप्रथम और लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को नया जीवन दिया था इन्होंने। किसने? जो पाडुआ थे, मार्सेलो पाडुआ, शॉर्ट में लिख रहे हैं, बाकी आप अपना लिख लीजिए। तो ये जो पाडुआ थे, इन्होंने क्या है, पोप की सत्ता को चुनौती देकर के जो लोकप्रिय प्रभुसत्ता थी उसको जो है एक नया जीवन दिया था। लेकिन अगर हम बात करें कि प्रमुख प्रतिपादक कौन है, तो इस धारणा के लोकप्रिय संप्रभुता के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक हो जाएंगे रूसो हो जाएंगे। तो यदि बात करें कि सबसे पहले किसने सत्ता को चुनौती, पोप की सत्ता को चुनौती देकर लोकप्रिय संप्रभुता को नया जीवन दिया है, तो ये पाडुआ हो जाएंगे। प्रतिपादक पूछे तो रूसो हो जाएंगे। रूसो ने क्या किया? सामान्य इच्छा को ही लोक संप्रभुता यानी कि प्रभुता माना है। सामान्य इच्छा से रूसो का तात्पर्य क्या है कि जो सबकी इच्छा है उसके भाग से था, यानी कि जो सबकी इच्छा है, सबकी इच्छा, या इन्होंने दो तरह की इच्छा बोली है, एक अच्छी और एक मतलब स्वहित से संबंधित हो, एक परमार्थ से संबंधित हो। तो जो सबके हित से संबंधित हो उस इच्छा का योग ही सामान्य इच्छा है, जिसमें सबका सामान्य निहित हो, यानी कि समाज का कल्याण निहित हो। ये सारी बातें रूसो से संबंधित हैं। रूसो की पुस्तक कौन सी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम कि रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत में संप्रभुता का कौन सा स्वरूप प्रकट होता है।
तो अभी अभी हमने बात कर ली, तो ये आंसर आपको पता होगा, वैधानिक संप्रभुता, जन संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता या फिर नाम मात्र की संप्रभुता। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही होगा, जन संप्रभुता। रूसों की संप्रभुता जो है वो लोकप्रिय संप्रभुता कह लें आप, और या फिर उसको जन संप्रभुता के नाम से भी जाना जाता है, तो कुछ भी कह सकते हैं, जन संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता। और इन्होंने क्या किया कि जो इस संप्रभुता का निवास कहाँ कराया था, राज्य की जो आम जनता है, यानी कि जो आम जनता है, पब्लिक है, उसमें करवाया था। और रूसों ने अपने चिंतन में जो संप्रभुता ये शब्द है, इस शब्द को क्या है, सामान्य इच्छा बोला है, जनरल विल। ठीक है, इस अपनी संप्रभुता को क्या बोला है, सामान्य इच्छा बोला है, जिसमें जो है सबकी इच्छा का योग हो, सबकी अच्छी इच्छा का योग हो, सामान्य इच्छा। और रूसों की इसी सामान्य इच्छा को जो वाहन महोदय सीसकटा लेवियाथन ने कहा है। तो देखो, ये भी कहा जाता है कि जो ये सामान्य इच्छा है, इसको सीसकटा लेवियाथन किसने बोला है, सीसकटा लेवियाथन या कटा हुआ जो है लेवियाथन, सीसकटा लेवियाथन किसने बोला है, तो देखो ये वाहन ने बोला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। सीसकटा लेवियाथन बोला है, जैसे कि हॉब्स का लेवियाथन था, वो बिल्कुल सर्वोच्च शक्ति था, उसके बाद असीमित शक्तियां थी। ऐसे कहते हैं कि इनका भी, इन्होंने अपनी जो सामान्य इच्छा है उसको असीमित शक्तियां दे दी हैं, तो ये भी क्या है, सीसकटा लेवियाथन है, ऐसा जो है वाहन महोदय बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये सभी जितना भी टॉपिक है यहाँ पर और क्वेश्चन भी सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप विदाउट स्किप किए जो है क्वेश्चन को और वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको। विदाउट स्किप किए सुनेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, और क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है। बहुलवाद की बात हो रही है, गीरेक या हॉब्स, मेटलैंड या जीडीएच कोल। तो देखो यहाँ पर और सबके बारे में नहीं पता है, तब ये, लेकिन फिर भी ये पता है कि जो हॉब्स हैं वो निरंकुश संप्रभुता के समर्थक हैं। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं, तो ये बहुलवाद के समर्थक हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट हो जाएगा। और यदि हम बहुलवादियों की बात करें कि बहुलवाद का कौन मेन समर्थक है, तो गियरके हो जाएंगे, मेटलैंड हो जाएंगे, जीडीएच कोल हो जाएंगे और मिस फॉलेट आ जाएंगे इसी में। मिस फॉलेट ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, मिस फॉलेट ये आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, जो बहुलवाद है इसके प्रमुख समर्थक हैं। लास्की भी आ जाएंगे बहुलवादियों में। तो ये सभी जो हैं मेन समर्थक हैं किसके, जो ये बहुलवादी हैं, बहुलवादी विचारधारा उसी के। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये कथन किसका है, ऑस्टिन का है, विलोबी का है, हॉब्स का है या फिर बर्गेस का है। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, तो ये जो है किसके द्वारा कहा गया, ये विलोबी के द्वारा कहा गया है। विलोबी ही कहते हैं कि संप्रभुता जो है राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। तो ये जो महत्वपूर्ण कथन भी हमने इस सेशन में यानी कि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा रखे हैं, और ये सारे ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं पीजीटी टीजीटी में पूछे गए हैं। तो ये सब आप इनको अलग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के एक पीडीएफ बना लीजिए, उसमें रखिए, और इनको दिन में 1-2 बार देखेंगे तो सारे इंपॉर्टेंट कथन आपके नज़र में, आपके मतलब आपको लर्न हो जाएंगे, रिटेन हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ये भी परिभाषा है, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। ये कथन किसका है, डायसी का है, गिलक्राइस्ट का है, लिकॉक का है, गेटेल का है। तो ये कथन जो बोलने वाले कौन है, गेटेल महोदय हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये पीजीटी में आया हुआ जो परिभाषा है, पूछी गई है, तो इसको आप लोग जो है ध्यान, सभी परिभाषाएं जितनी मैं दे रही हूँ ये पीजीटी टीजीटी में पूछी गई हैं, तो आप इनको जो है ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। डायसी, बार्कर, गिलक्राइस्ट या ब्राइस। ये भी कथन है, स्टेटमेंट है, और किसके द्वारा कहा गया है, तो ये जो है गिलक्राइस्ट के द्वारा कहा गया है कि राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। तो ये हो जाएगा गिलक्राइस्ट के द्वारा कहा गया है। अभी
एक बात और है, कल का वीडियो में आवाज़ जो है क्लियर नहीं थी और मैंने भी सुना वो सच में क्लियर नहीं थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ वहाँ पर कट रही थी। तो आज जो है सभी मुझे बताएंगे कि आवाज़ कैसी आ रही है। ठीक है, सभी बताएंगे कि आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं। थोड़े से हमने चेंजेस किए हैं और कैसा आप लोगों को अब जो है आवाज़ क्लियर वहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, पक्का कमेंट करिएगा। चलिए, और ये सेशन जो है कोई मिस नहीं करेगा। आवाज़ वगैरह क्लियर नहीं होती है तो भी आप जो है क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर दिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा क्वेश्चन को और जो एक्सप्लेनेशन है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। और कोशिश करूँगी कि आगे से आवाज़ वगैरह क्लियर रहे, क्योंकि ये सारी जो है क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको कोई इनकन्वीनियंस ना हो इसमें। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर हो जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। यह टिप्पणी किसने की थी? गार्डनर ने की थी, लीकॉक ने की थी, गेटल ने की थी या फिर हॉलैंड ने की थी? ये जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो है लीकॉक के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ये स्टीफन लीकॉक का कथन है कि जैसे ही कोई व्यक्ति ऑस्टिन की वैधानिक की जो वैधानिकता की धारणा है इसकी शुष्क निश्चितता से दूर हो जाते हैं वैसे ही भ्रम में पड़ जाते हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि जो ऑस्टिन की परिभाषा है संप्रभुता के बारे में, बहुत ही जो है स्पष्ट संप्रभुता की धारणा इन्होंने दी है। जो संप्रभुता की धारणा है इसकी स्पष्ट व्याख्या किसके? ऑस्टिन के द्वारा की गई। ये इनका कहने का मतलब है कि जैसे इनकी मतलब परिभाषा जो ये है व्याख्या है इससे हम दूर होते हैं तो हम भ्रम में पड़ जाते हैं, यानी कि निश्चितता जो है खो जाती है। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका जो है राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राजनीति विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? किसने किया था? बोदा ने किया था, डायसी ने, ऑस्टिन ने या डुग्वी ने? किसने किया था? राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले कौन है? तो आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें कम से कम स्टेटमेंट के लिए जो है वो तो लिख ही सकते हैं। अब तो मैं क्वेश्चन नंबर भी इसलिए डालती हूँ ताकि आप क्वेश्चन नंबर डाल करके उसका सीधा आंसर लिख सकें। तो ये सब चीज़ें लिखने से आपका फिक्सेशन होगा। जितना आप एक्सप्लेन करेंगे, दूसरों को बताएंगे, उतना ज़्यादा जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी। तो राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले थे डायसी महोदय। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो डायसी ने क्या किया था, इन्होंने जो सर्वप्रथम राजनीतिक संप्रभुता और विधिक संप्रभुता इन दोनों में क्या किया था? भेद, इन दोनों के मध्य जो है भेद जो है अंतर स्पष्ट किया था। और ये कहते हैं जो विधिक संप्रभुता यानी कि कानूनी संप्रभुता होती है वो राजनीतिक, उसको भी जो है राजनीतिक संप्रभुता के आगे जो है सर झुकाना पड़ता है। यानी कि राजनीतिक संप्रभुता कौन है? राजनीतिक संप्रभुता कौन है? ये जो है राजनीतिक संप्रभुता की बात करें, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझते रहिए। ये क्या है? जनता है। बहुत ही कॉमन भाषा में समझेंगे हम, ये जनता है। और जो विधिक संप्रभुता कानूनी संप्रभुता है ये कौन है? तो ये जो नेतागण हैं यानी कि जो कानून बनाते हैं, तो सीधे सीधे हम संसद बोल देते हैं यहाँ पर, इसमें सब बैठते हैं, संसद है। तो जो संसद के प्रतिनिधि होते हैं वो हर 5 साल में जाकर के किसके? जनता के सामने अपना जो है वोट मांगने के लिए क्या है सिर झुकाते हैं, यानी कि उनके सामने जो है जाते हैं। तो यही अब बता रहे हैं यहाँ सर्वोच्च जो है कौन है? संप्रभुता कौन है? राजनीतिक संप्रभुता, इसी को उन्होंने सर्वोच्च बोला है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है? यथार्थ संप्रभुता का तात्पर्य क्या है? कानूनी संप्रभुता, आदेशों का वास्तविक आज्ञा पालन, लोकप्रिय संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखो आदेशों का वास्तविक आज्ञा पालन, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो वास्तविक संप्रभुसत्ता वही है जिसके आदेशों का लोग मतलब पालन करें, आज्ञा पालन करें, निसंदेह बिना मतलब पूरी तरह से आज्ञा पालन करें, और वही क्या है? यथार्थ संप्रभुता है। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा अगर संप्रभुता का, तभी आप ये टिक करेंगे, नहीं तो ज़्यादातर लोग कानूनी पर जाकर के राजनीतिक पर कर देंगे। ठीक है, तो यथार्थ संप्रभुता क्या है? आदेशों का वास्तविक आज्ञा पालन, यानी कि जो सत्ताधारी है अगर उसके आदेशों का जो है वास्तविक आज्ञा पालन, लेकिन मतलब कि सभी लोग उसकी आज्ञा का अच्छी तरह से जो है बिना विरोध किए आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो वही क्या हुआ? यथार्थ प्रभुसत्ता हो जाएगी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है?
विधिसम्मत संप्रभुता, कानूनी यथार्थ संप्रभुता, तथ्यात्मक नामधारी संप्रभुता वह है जो शक्ति का यथार्थ में प्रयोग करता है, और लोकप्रिय संप्रभुता जनता की शक्ति। तो विधिसम्मत संप्रभुता कानूनी होती है, क्योंकि कानूनी संप्रभुता वही होती है जो विधि बनाती है। यथार्थ संप्रभुता तथ्यात्मक होती है। लोकप्रिय संप्रभुता जनता की शक्ति होती है, सभी को पता है। तो जो नामधारी संप्रभुता होती है वह शक्ति जो यथार्थ में प्रयोग करती है, नहीं, नामधारी संप्रभुता शक्ति का प्रयोग नहीं करती, बल्कि इसके नाम पर जो है कौन सी सत्ता होती है, जो वास्तविक संप्रभुता होती है, यानी कि जैसे प्रधानमंत्री नामधारी राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री क्या है, वास्तविक संप्रभु है। तो वो जो है शक्ति का प्रयोग करता है किसके नाम पर, नामधारी संप्रभु के नाम पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ये जो है नहीं, सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस राजनीतिक चिंतक ने प्रभुसत्ता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किया है। सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में किसने विकसित किया है, हॉब्स ने किया है, लॉक ने किया है, बोधा ने किया है, या फिर मॉन्टेस्क्यू ने किया है। देखो यहाँ पर जो है हॉब्स हो जाएगा। कैसे होगा कि हॉब्स ने जो है ये संप्रभुता को किस तरह से सत्ता के बजाय शक्ति के रूप में वर्णित किया है। सत्ता के बजाय, जैसे ज़्यादातर क्या है सत्ता के रूप में वर्णित करते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, संप्रभुता को सत्ता के बजाय शक्ति के रूप में वर्णित किया है। और क्या कहा है कि यह शक्ति या तो एक व्यक्ति के पास रहेगी अथवा एक जो व्यक्ति की एक संस्था के हाथ में होनी चाहिए। तो या तो एक व्यक्ति के हाथ में हो, ये एक व्यक्ति के, या फिर जो है व्यक्तियों की जो एक संस्था है, एक संस्था के हाथ में होनी चाहिए। एक संस्था, यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत सारी संस्थाओं में बटी हुई हो, जैसा कि बहुलवादी बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक संस्था होगी या फिर एक व्यक्ति होगा, इसी के हाथ में जो है पूरी शक्ति होगी। तो सर्वशक्तिमान जो है संप्रभुता को सर्वशक्तिमान सिद्धांत के रूप में विकसित किसने किया, हॉब्स ने किया है, क्योंकि इन्होंने जो है सत्ता के बजाय शक्ति के रूप में जो है सत्ता को वर्णित किया है, और एक व्यक्ति के पास रहेगी या फिर जो व्यक्ति की एक संस्था होगी व्यक्तियों की, उसके पास रहेगी। ऑप्शन यहाँ पर जो है देखो ए राइट होगा। और मॉन्टेस्क्यू अगर हम बात करें तो द स्पिरिट ऑफ लॉज इनकी पुस्तक है, स्पिरिट ऑफ लॉज ये इनकी पुस्तक है, और इसी में जो है इन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत इन्होंने दिया है इसी बुक में, ठीक है। और ये अमेरिका में फॉलो किया जाता है, और ये इस सिद्धांत का जो है क्या है, केंद्र कॉन्सेप्ट क्या है, तो स्वतंत्रता है इसका। तो ये सारी चीजें मॉन्टेस्क्यू के बारे में आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे हम, बहुलवादी विश्वास करते हैं किसमें, कानूनी संप्रभुता में, राजनीतिक में, नाम मात्र की संप्रभुता में, या संपूर्ण संप्रभुता में, ठीक है। तो जो बहुलवादी होते हैं ये किसमें, नाम मात्र की संप्रभुता में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। क्यों, क्योंकि जो बहुलवादी विचारक के अनुसार राज्य समाज का एक समुदाय है, किसका, समाज का एक समुदाय है, अतः संप्रभुता जो है इसी में सिर्फ ना निहित होकर के जो समुदाय की अन्य जो समुदाय हैं समाज में, उन सबकी जो सहभागिता होनी चाहिए किसमें, इस संप्रभुता में। तो इसलिए जो है ये नाम मात्र की संप्रभुता का समर्थन करते हैं, नाम मात्र की संप्रभुता पर विश्वास करते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये संप्रभुता को एक जगह पर केंद्रित न करके जो समाज के जितने भी समुदाय हैं उन सब में विभाजित करना चाहते हैं। और ये बहुलवादी क्या है, इनका मेन जो अगर एक वर्ड देखें तो राज्य क्या है, संघों का संघ है, कहते हैं ये राज्य संघों का संघ है। किनका है, बहुलवादी कहते हैं। कौन कहता है, बहुलवादी कहते हैं ऐसा। आगे देखेंगे क्वेश्चन 21, किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है, ठीक है। तो कोई भी समाज राजनीतिक होगा या फिर स्वतंत्र होगा, यानी कि किसी दूसरे के दबाव में कार्य नहीं करेगा, तो वो उसके लिए क्या है, संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। ये किसका कहना है, ऑस्टिन का है, बोधा ने ऐसा कहा, हॉब्स ने कहा, या फिर जो है ऐसा विल्सन महोदय कहते हैं। कौन कहता है, तो ये जो है ऑस्टिन महोदय हैं, यही ऐसा कह रहे हैं। और ये इंग्लैंड के विधान शास्त्री थे, इंग्लैंड के,
इंग्लैंड के विधान शास्त्री थे। और ये क्या बोलते हैं कि इनकी जो इनकी बुक प्रकाशित होती है 1832 में, तो इसी में जो है इन्होंने अपना इस बात का ये सेंटेंस कहा है, क्योंकि इसी बुक में इन्होंने जो है संप्रभुता की अपनी जो अवधारणा वो दी है। और इनकी पुस्तक का नाम कौन सा है? लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, या हिंदी में इसको विधान शास्त्र पर व्याख्यान। ठीक है, विधान शास्त्र पर व्याख्यान, हिंदी में ये भी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में ज्यूरिस्प्रूडेंस, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? ऐसा किसने कहा है? एडी लिंडसे ने कहा है, या फिर एल.टी. हॉबहाउस ने कहा, बेंथम ने कहा, या मिटलैंड ने कहा है? तो ऐसा कहने वाले जो हैं, जो एडी लिंडसे हैं, लिंडसे क्या है? ये प्रमुख बहुलवादी हैं, तो इन्होंने ही कहा है। सबसे पहले देखिए कि ये हैं क्या? बहुलवादी हैं, क्योंकि जब आता है ना कि ये विचारक जो है किसका समर्थक है, बहुलवाद का है, उदारवाद का है, तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ये बहुलवादी हैं, ये उपयोगितावादी हैं। मिटलैंड भी क्या है? तो ये भी बहुलवादी हैं। ठीक है, तो लिंडसे ने इस बात को कहा है कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं। और कहा किस लिए है? कि ये जो है एकमात्र राज्य की संप्रभुता को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि राज्य राज्य में अन्य जो है समुदाय की तरह है, तो इसलिए जो है अपनी ये शक्ति को सबके साथ बांट करके इसको काम करना चाहिए। तो बहुलवादी हैं, इसीलिए कहते हैं संप्रभु के विरोधी हैं। बहुलवादी क्या है? संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत है उसके विरुद्ध में है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का आलोचक नहीं है? तो जो वैधानिक सिद्धांत है, कानूनी संप्रभुता का कानूनी सिद्धांत है, इसके आलोचक कौन नहीं है? यहाँ पर दिया गया है, क्रेब दिया गया है, हॉलैंड दिया गया है, गार्नर दिया गया है और डिग्बी दिया गया है। तो जो संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत के आलोचक नहीं पूछ रहा है, तो नहीं में गार्नर हो जाएंगे। गार्नर जो है इसके आलोचक नहीं है, बाकी के सभी जो हैं आलोचक हैं। डिग्बी भी हैं, हॉलैंड भी हैं, क्रेब भी हैं, ये संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत के आलोचक हैं। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता युक्त है? यूएनओ है, संरक्षित राज्य है, न्यासित राज्य है, या संघात्मक राज्य है? तो संप्रभुता युक्त की बात हो रही है। और संप्रभुता युक्त कौन होता है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि राज्य कौन होता है। तो राज्य के 4 तत्व होते हैं। ठीक है, कौन? जनसंख्या, सरकार, भूक्षेत्र, संप्रभुता। संप्रभुता उसका प्राण तत्व है। बिना संप्रभुता के कोई जो है क्या है? राज्य नहीं होता है। तो संप्रभुता क्या है? संप्रभुता सबसे पहले समझ लीजिए, फिर आप उसको टिक कर पाएंगे सही आंसर क्या है। संप्रभुता एक पूर्ण और असीम शक्ति है। और ये क्या है? जो संप्रभुता है राज्य का सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसको प्राण तत्व भी कहा जाता है। इसी के आधार पर राज्य को अन्य समुदायों से अलग किया जाता है। तो राज्य में जितने समुदाय होते हैं, जैसे बहुलवादी कहते हैं कि बहुत सारे समुदाय हैं, तो अगर राज्य सबसे बड़ा है या फिर सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो इसीलिए, क्योंकि राज्य के पास क्या है? संप्रभुता है अन्य समुदायों से, इसीलिए ये अलग है। संप्रभुता के लक्षणों में देखें तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। संप्रभुता के कुछ लक्षण देंगे, उसमें एक नहीं दे देंगे और आपको सेग्रीगेट करना होगा। तो अगर हम संप्रभुता की बात करें कि लक्षण क्या क्या हैं, लक्षण संप्रभुता के, ठीक है, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा निरंकुशता। देख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का किसी न किसी रूप में पूछता है, तो यदि आपको फैक्ट पता है तो आप आंसर कर लेंगे। दूसरा है मौलिकता, मौलिकता, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा हो जाएगा सर्वव्यापकता या सार्वभौमिकता, सर्वव्यापकता, ठीक है। चौथा क्या होगा आपका? चौथा हो जाएगा अपृथक्करणीयता, यानी कि इसको जो विभाजित नहीं किया जा सकता है और अलग नहीं किया जा सकता है, अदेय है ये, अपृथक्करणीयता, ये हो गया। और क्या हो जाएगा? अनन्यता हो जाएगा, अनन्यता हो जाएगा। और क्या होगा? अविभाज्यता हो जाएगा, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, अविभाज्यता हो जाएगा।
और क्या होगा, स्थायित्व हो जाएगा, निरपेक्षता हो जाएगा, स्थायित्व, निरपेक्ष यानी कि निरपेक्षता हो जाएगा, निरपेक्षता हो जाएगा, और क्या, अदेयता भी आ जाता है, अदेयता हो जाएगा, अदेय हो जाएगा या अदेयता, जो भी कह लीजिए। ये सारे जो हैं इसके क्या है, लक्षण हैं। इनसे अतिरिक्त कुछ देता है तो वो जो है आपको सेग्रीगेट करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा जो है क्या देता है, अविभाज्यता को करता है, स्थायित्व को करता है, और क्या करता है, ये सारी चीज़ें, ये 2-3 यहाँ से जरूर उठाता है, निरपेक्षता दे देता है, और हाँ ये 2-3 चीज़ें बहुत उठाता है कि अविभाज्यता कर देगा, जैसा सेंटेंस होगा, कौन सा नहीं है मैं तो यह तो विभाजित डाल देगा या अविभाजित डाल देगा, स्थायित्व को अस्थायित्व कर देगा। इस तरह से ये 2-3 वर्ड इसके जो हैं फेमस हैं, ठीक है, यहाँ से ये बहुत ज़्यादा उठाता है। तो वो आप ये सब लर्न कर लीजिए, 1 बार 2 बार देख लीजिए, आपको आ जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखो संरक्षित जो ये है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो राज्य के 4 तत्व होते हैं और संप्रभुता उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो यूएनओ हो, न्यासित प्रदेश है, संरक्षित राज्य है, इन सबके पास क्या है संप्रभुता, इनमें से किसी के पास नहीं। संप्रभुता किसके पास है, संघात्मक राज्यों के पास है संप्रभुता। और जनसंख्या, 4 लक्षण होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। तो ये सभी क्या है, जो संघात्मक राज्य हैं इनके पास है। यही ऑप्शन आपका मतलब सही हो जाएगा, क्योंकि निम्नलिखित में कौन संप्रभुता युक्त है, तो यही है संघात्मक राज्य। संघात्मक राज्य में कौन कौन से, हमारा भारत आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, और कनाडा आ जाएगा। ये सारे क्या है, संघात्मक राज्य ही तो हैं, तो ये सभी संप्रभु हैं। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जबकि संरक्षित राज्य यानी किसी को संरक्षण मिला है तो उसके पास संप्रभुता नहीं होती। यूनो है, एक संगठन है, उसके पास संप्रभुता नहीं होगी। कोई न्यासित प्रदेश है तो उसके पास भी जो है क्या नहीं, संप्रभुता नहीं होगी। तो ये सारी ये संप्रभुता के लक्षण हो गए, और ये राज्य के 4 तत्व हैं, जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूभाग और संप्रभुता। इसके आधार पर आपका आंसर ये निकल कर आ गया। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकमत का आवश्यक रूप से अभिप्राय है, क्या है, विवेक पर आधारित, बहुमत की राय, राय जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का कल्याण करना है, सभी व्यक्ति, सभी संबंधित लोगों की राय। तो देखो जो लोकमत होता है इसका आवश्यक रूप से अभिप्राय यानी कि एक अभिप्राय जो पॉजिटिव अभिप्राय है, अर्थ है, वो क्या निकल के आएगा, वो ऑप्शन सी आ जाएगा, राय। लोकमत क्या है, राय है, ठीक है। जब हम लोकमत देखते हैं तो क्या देखते हैं, लोगों की राय ही तो देखते हैं, भाई लोगों का मत क्या है, लोगों का विचार क्या है, किस तरफ इनका रुझान है, तो उनकी राय। और उसका उद्देश्य क्या होता है, संपूर्ण समुदाय का कल्याण करना, संपूर्ण समुदाय का कल्याण करना। तो वही क्या हो गया, लोकमत का आवश्यक रूप से अभिप्राय हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बात और समझ लो कि जो लोकप्रिय संप्रभुता होती है, ठीक है, लोकप्रिय संप्रभुता, इसका ये जो है लोकप्रिय संप्रभुता क्या होती है, जो समस्त जो राजनीतिक और कौन सी होती है, समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता जो होती है इसका स्रोत होती है। लोकप्रिय संप्रभुता क्या होती है, समस्त राजनीतिक, शॉर्ट में लिख रही हूँ, राजनीतिक और विधिक यानी कि कानूनी, ठीक है, सत्ता जो होती है, सत्ता का स्रोत कौन है, ये क्वेश्चन आता है, इस तरह से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कौन है ये, लोकप्रिय संप्रभुता का समस्त जो है विधिक और सत्ता, ये क्या है, जो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है, इसमें क्या है कि जनता जो है समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता का स्रोत कौन होता है, जनता होती है। यहां पर क्या हो जाएगा, स्रोत कौन है, जनता है, जनता हो जाएगी, जनता, ठीक है। जो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है इसमें क्या हो जाएगा, समस्त राजनीतिक और विधिक सत्ता है, यानी कि शक्ति कह सकते हैं, इन सबकी शक्ति या सत्ता का स्रोत कौन है, जनता है। और कौन सी अवधारणा के अंतर्गत, तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा के अंतर्गत। चलिए एक आपका ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका और कई बार देखने को मिलता है, इसमें पूछा जाता है कि सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने
जो है संयुक्त किया, मतलब किसने प्रस्तुत किया है? तो जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत होता है, सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत के साथ जो है हॉब्स ही क्या करते हैं, ये संप्रभु राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। कैसे करते हैं कि इन्होंने समस्त व्यक्तियों को अपनी समस्त शक्ति को एक व्यक्ति या एक समूह के प्रति समर्पित कर देना है। इन्होंने ऐसा बोला है कि ऐसा करते हैं सभी व्यक्ति, और इस समझौते के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक संप्रभुता संपन्न लेवियाथन का जन्म होता है। तो इन्होंने जो है संप्रभु हॉब्स ने सामाजिक समझौते के अंतर्गत हॉब्स ने क्या किया है कि एक संप्रभु राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे बनता है, घुमा के पूछते हुए क्वेश्चन है, संप्रभु राज्य की क्या है अवधारणा को प्रस्तुत किया है किसने? हॉब्स ने। और किसके अंतर्गत? जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है इसमें। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यहाँ पर मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन के जरिए मैं कॉन्सेप्ट जो है देने की कोशिश करती हूँ। तो आप क्वेश्चन देख रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। सूची है यहाँ पर, देखेंगे क्या क्या है। लॉर्ड एक्टन दिए गए हैं, लास्वेल और पेरेटो और रॉबर्ट डाहल, इनसे संबंधित जो है आपको क्या बताने, जो स्टेटमेंट इनके आगे दिए गए हैं वो इनसे रिलेट करने हैं। तो पहले आप स्टेटमेंट देख लीजिए, कूट आपको हम बाद में दिखा देंगे। तो अगर हम लॉर्ड एक्टन की बात करें कि ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि शक्ति भ्रष्ट करती है, निरंकुशता शक्ति बिल्कुल ही विकृत कर देती है। तो शक्ति भ्रष्ट करती है, निरंकुश शक्ति बिल्कुल ही विकृत कर देती है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यानी कि ये एक्टन का है। और फिर अगर हम लास्वेल की बात करें तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता, राजनीतिक व्यवस्था, मानव संबंधों का एक जो है सतत प्रतिमान, जो शक्ति अधिपत्य अथवा सत्ता को समाहित करती है। तो ये किसका है? ये हो जाएगा। तो सबसे पहले इनका लास्वेल का देख लेते हैं। शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में एक सहभागिता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। पेरेटो क्या बोलते हैं? इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। रॉबर्ट डाहल कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है जो शक्ति अधिपत्य अथवा सत्ता को समाहित करती है, तो ये डाहल का है। ये 4 का 4 ही हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते 2, 3 और 1, 4, 2, 3, 1, 4, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विधि शब्दावली की निम्न परिभाषा से किसने कानून को परिभाषित किया है? तो परिभाषा क्या है? कानून संप्रभु की इच्छा का आदेश के समान अभिव्यक्तिकरण है जिसके राजनीतिक समाज के सदस्य उसका स्वाभाविक अनुपालन करते हैं। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? तो ये बेंथम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये उपयोगितावादी हैं और कानूनी सिद्धांत के समर्थक भी हैं। जो आगे यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा किसने दी है? हॉब्स ने दी है, डिग्बी ने, हालैंड ने या फिर ऑस्टिन ने। तो कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा जो है किसकी? डिग्बी के द्वारा दी गई है और ये पीजीटी, यूपी पीजीटी में पूछा गया ये आपका क्वेश्चन है। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से जो पीजीटी टीजीटी में परिभाषाएं पूछी गई हैं ज़्यादातर उन्हीं में से रिपीट किया जाता है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट है। कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है, ब्रैकेट में यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। तो ऐसे भी आ सकता है, दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? अरस्तु हैं, सेंट थॉमस एक्विनास हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ये परिभाषा जो है अरस्तु के द्वारा दी गई है और अरस्तु मानते हैं कि जो विधि का शासन है यही सबसे ज़्यादा उत्तम है। व्यवहारिक दृष्टि से जो विधि का शासन है ये उत्तम, सबसे ज़्यादा उत्तम है। अरस्तु, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, बहुत ही फेमस है और ज़्यादातर लोगों को पता होगा। ये कथन किसका है? मैकाइवर, ऑस्टिन, हॉब्स, क्रैब, किसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है? तो ये जो मैकाइवर है इन्होंने कहा है कि राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों हैं। ये इसलिए कहते हैं कि राज्य के कार्यों का संचालन एक संविधान के तहत होता है और राज्य उस संविधान के तहत ही कार्यों को संपन्न करता है।
इस प्रकार राज्य जो है क्या करता है कि विधि का शिशु है और दूसरी तरफ संविधान का निर्माण राज्य ही करता है। तो इस प्रकार राज्य विधि का जनक भी है। तो इस तरह से जो है क्या है, राज्य विधि का शिशु भी है और जनक भी है। ठीक है, मैकाइवर ने ये बात कही है। देखेंगे आगे। और मैकाइवर भी क्या है, बहुलवादियों में आते हैं, वो भी ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक हैं? लास्की हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, गार्नर हैं या फिर सिसरो हैं? द स्पिरिट ऑफ लॉज, अभी अभी हमने कुछ देर पहले इनकी चर्चा की थी एक्सप्लेनेशन में, तो आप सभी को जो है ये पता होना चाहिए। तो ये जो है मॉन्टेस्क्यू की बुक है और मॉन्टेस्क्यू ने कौन सा शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया है? इस बुक को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्पिरिट ऑफ लॉज को कानून की आत्मा, कानून की आत्मा बोलते हैं। वैसे सारी बुक्स आपकी इंग्लिश में ही पूछी जाती हैं, भले वो हिंदी जो लेटर्स हैं उनमें लिखे हों, यानी कि अक्षरों में लिखे हों हिंदी में, लेकिन जो उनका प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या है, इंग्लिश का ही होता है। जैसे स्पिरिट ऑफ लॉज ऐसे ही पूछा जाएगा इसको, लेकिन फिर भी बता दिया है। और इस पुस्तक में इन्होंने क्या है, जिस विषय पर सबसे ज़्यादा विचार दिया है, वो जो विचार दिए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, स्वतंत्रता। जो मॉन्टेस्क्यू का शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है, तो ये क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसको, स्वतंत्रता को दिया गया है, स्वतंत्रता को दिया गया है, स्वतंत्रता पर आधारित है। ठीक है, और चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये शक्ति आधा लिखा मैंने, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की बात यहाँ पर की जा रही थी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? देखो डायसी की बात हो रही है, विधि का शासन, ब्रिटिश सम्राट का शासन, धार्मिक विधि या विधि का अमूर्तन। तो डायसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि कौन जो है, कौन सी अवधारणा की इन्होंने श्रेष्ठ व्याख्या की है, तो विधि का शासन। ठीक है, विधि का शासन इन्होंने, और डायसी ने क्या किया, राजनीतिक संप्रभु और वैधानिक संप्रभु में अंतर भी सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। ठीक है, और डायसी की अगर हम बात करें तो ये इनके अकॉर्डिंग विधि का शासन का मतलब ये है कि मतलब कहीं पर अगर शासन संचालन विशेष व्यक्तियों के द्वारा, जो विशेष व्यक्ति होते हैं उनकी इच्छा के द्वारा ना हो करके जो कानून है यानी कि विधि है उसके द्वारा किया जाना चाहिए। तो यही इनकी जो है क्या है, विधि के शासन की अर्थ इनका यही निकलता है। और इसका जो है अगर देखें सर्वोत्तम उदाहरण कौन है, तो ब्रिटेन है। ब्रिटेन में जो है विधि का शासन फॉलो होता है और ये जो है ब्रिटेन एक सर्वोत्तम उदाहरण हो जाएगा इनके जो डायसी का विधि का शासन है इसका। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका राइट हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेंथम के अनुसार विधि का लक्ष्य क्या होना चाहिए? विधि का लक्ष्य, उद्देश्य क्या होना चाहिए? अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का नैतिक विकास, अधिकतम व्यक्तियों का आर्थिक विकास, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम आय। तो देखो बेंथम उपयोगितावादी थे और इन्होंने सुखवादी सिद्धांत दिया है और जो है उसमें ये बोला है कि सुख जो है ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिसमें व्यक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिल सके। और इसका जो है बोले कि कैसे पता किया जाए कि कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। तो बेंथम कहते हैं इसको एक्सप्लेन करते हुए कि जिन कार्यों से ज़्यादा सुख मिले वो कार्य करने चाहिए। यही इसका जो है क्या है, पैमाना है, नापने की स्केल है। तो यही इनका जो बेंथम के अनुसार क्या है, विधि का लक्ष्य, कोई भी कानून बन रहा उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोगों को सुख मिले। ये इसका किसी भी कानून का लक्ष्य होना चाहिए, ऐसा बेंथम जो है मानते हैं। और ये बात इन्होंने किस में रखी है, तो इनकी पुस्तक है नैतिकता एवं विधि निर्माण ये सिद्धांत की रूपरेखा। ये इनकी पुस्तक जो है आती है, इसी में ये सारे विचार इन्होंने दिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है। ये कथन किसका है? कानून संप्रभु की आज्ञा है। तो ऑप्शन में आपके पास है लॉक, रूसो, जॉन ऑस्टिन और गार्नर। तो कानून संप्रभु की आज्ञा है, ये ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। और ये जो है प्राकृतिक कानून, दैवीय कानून, परंपराओं और प्रथाओं को सही अर्थों में कानून नहीं मानते हैं। ठीक है, और जो जॉन ऑस्टिन है तो ये अपने उसमें जो इनकी कानून की धारणा है उसमें
जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, इनका कोई स्थान नहीं देते हैं। कहते हैं जो विधि है, जो कानून बनाया गया है वही है। तो जो कानून है, विधि बनाई गई है, उसको ये मान्यता देते हैं, प्रथाओं परंपराओं को नहीं देते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है कौन? कानून। ये भी कहने वाले जो है ऑस्टिन महोदय ही हैं। ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट हो जाएगा। और इनका जो ये विचार है, अवधारणा है, इसमें ये चीज़ जुड़ी है कि जो संप्रभु है उसकी आज्ञा का पालन सब करेंगे और जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा या फिर किसी पुरस्कार से वंचित रखा जाएगा। ये अवधारणा यानी कि दंड की अवधारणा इसके साथ जो है जुड़ी हुई है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन जो है ए आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। यह कथन निम्न में से किसके हैं? जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। ऐसा लॉक ने बोला है, लास्की ने, ग्रीन ने या विलोबी ने? किसने बोला है? तो ये बोलने वाले जो है लॉक महोदय हैं कि जहाँ कानून नहीं होता वहाँ स्वतंत्रता भी नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट ये जो स्टेटमेंट है लॉक के द्वारा दिया गया है। जबकि ग्रीन कहते हैं राज्य इच्छा न कि शक्ति का आधार है। राज्य की इच्छा क्या है? राज्य का आधार क्या है? इच्छा है, लोगों की इच्छा है, ना कि शक्ति है। तो ऐसा ग्रीन बोलते हैं। और लास्की का मानना है कि राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकार देता है उससे पहचाना जाता है। ठीक है, लास्की ऐसा मानते हैं। परिभाषा थोड़ा और अच्छे से है, मैं उसका एक सेंस बता रही हूँ कि ऐसा ये बोलते हैं, परिभाषा इनकी ऐसी है। विलोबी जो है, जो राज्य के में 4 तत्व होते हैं उसमें से एक संप्रभुता है, ये भूभाग है, भूभाग होता है। तो भूभाग को ये राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते। कौन? विलोबी महोदय। ठीक है, सीले, डुगवी, बिलोबी ये सब क्या है? ये भूभाग को आवश्यक तत्व नहीं मानते। 4 होते हैं तत्व राज्य के, जनसंख्या, सरकार, भूभाग और संप्रभुता। उसमें भूभाग को कुछ लोगों ने क्या है? आवश्यक तत्व नहीं मानना है, जिनमें कि एक विलोबी भी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है बदले के सिद्धांत पर, निवारक दंड के सिद्धांत पर, अपराधी को सुधारने के सिद्धांत पर, प्रेम के सिद्धांत पर। तो जो दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत है वो बदले के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर ऑप्शन जो है ए आपका राइट हो जाएगा। देखो, जो प्रतिकारात्मक सिद्धांत है इसे क्या बोलते हैं? प्रतिशोधात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। प्रतिशोध लेना यानी कि इसमें जैसे को तैसा। ठीक है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, यानी कि जैसा उसने किया है उसके साथ भी वैसा ही करो। तो आंख के बदले आंख वाला, आंख के बदले आंख, ऐसा यानी कि प्रतिशोध लिया जाए। ठीक है, और अगर हम जो ये निवारक में बोलें कि निवारक कैसा है, तो निवारक में आ जाएगा निवारक दंड सिद्धांत। ये कैसा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा कि अपराधी को ऐसी सजा दे दो कि वो दोबारा जो है वो वैसा अपराध करने के लायक ही ना बचे। यानी कि जैसे चोर चोरी करता है तो उसे आजीवन कारावास दे दो, आजीवन कारावास। तो ये क्या हो जाएगा? निरोधात्मक। क्या हो जाएगा? निरोधात्मक। सभी हम पहले यहाँ पर देख लेते हैं। निरोधात्मक ये हो जाएगा दंड का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि अपराधी को ऐसा जो है सजा दे दो कि वो अपराध करने के लायक ही ना बचे। तो जैसे कि आजीवन कारावास दे दिया इसको। ठीक है, और ये प्रतिकारात्मक, ये प्रतिशोधात्मक का है, जैसे तैसा ऐसे। ये हो गया, 2 हो गए। तीसरा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? निवृत्तात्मक। इसको जो है क्या बोलते हैं कि जो प्रतिरोधात्मक भी बोलते हैं। तो वो हो जाएगा निवृत्तात्मक। निवृत्तात्मक निवृत्तात्मक में क्या हो जाएगा? इसको प्रतिरोधात्मक भी बोलते हैं। तो इसमें हो जाएगा कि इतनी अपराधी को इतना जो है बड़ी सजा दे दो कि दूसरे जो है उस सजा को देखकर डर जाएं और अपराधी ना करें, जैसे कि फांसी की सजा। तो ऐसा हो गया। ठीक है, फिर चौथा की अगर हम बात करें तो फिर आ जाता है सुधारात्मक आ जाता है। सुधारात्मक में क्या होता है कि जो अपराधी होता है उसको मानसिक रोगी मान करके उसका जो है
उसके अपराध को दंड मतलब दिया भी जाता है तो बहुत कम मात्रा में दंड दे करके, और क्या होता है उसके साथ सहानुभूति की जो है सहानुभूति जो है बढ़ती जाती है, इसलिए जो है ये सुधारात्मक हो जाएगा। तो ये सभी जो हैं इन पे ध्यान रखेंगे। इसमें जैसे को तैसा होता है प्रतिकारात्मक में, और जो निरोधात्मक होता है इसमें क्या होता है कि ऐसा दंड दो कि अपराधी जो है दोबारा अपराध करने के लायक न बचे। इसमें निवृत्तात्मक में क्या होता है या प्रतिरोधात्मक में ऐसा दंड दे दो कि दूसरे डर जाएं देख करके और दूसरे अपराध ना करें। उदाहरण प्रस्तुत होगा, इसमें दंड से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं, और सुधारात्मक में सुधार की भावना होती है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह है मूल विषयक, प्रक्रियात्मक, वितरक या प्रतिमानित। तो जो विधि का शासन होता है वो जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वो प्रक्रियात्मक है। तो जो ये विधि का शासन है इसके अंतर्गत ऐसी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया जाता है कि जिसके अधीन जो है शासन का संचालन होगा, जिसके आधार पर जो है किसी भी जो देश है, राष्ट्र है, राज्य है, उसका जो है शासन का संचालन होता है। और इसमें क्या होता है, विधि के शासन में विधि सर्वोच्च है, यानी कि व्यक्ति आते जाते रहते हैं तो वो विधि के अनुसार शासन करेंगे और आते जाते रहेंगे। सभी व्यक्ति चाहे उनकी वो बड़े हों, छोटे हों, बहुत उच्च स्तर के हों, निम्न स्तर के हों, लेकिन वो विधि के अधीन होते हैं, यानी कि विधि के अनुसार ही उनको चलना पड़ता है। तो विधि के शासन का मेन कॉन्सेप्ट ये है। प्रक्रियात्मक यहाँ पर ऑप्शन में आपके आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है कि मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है किस पर है, राज्यों के संविधान पर, विधिक संरचना पर, सरकार की वैधता पर या सरकार के प्रकार पर। मैक्स वेबर का कार्य किस पर संकेंद्रित है, तो ये संकेंद्रित है विधिक संरचना पर। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है आपका राइट हो जाएगा। मैक्स वेबर जो है ये ऐसा मानते हैं, इनके अनुसार ये कहना है कि कानून के शासन के अंतर्गत अधिकारी तंत्र का आदर्श प्रारूप यह होगा कि कानूनी रूपी जो स्थापित है, यानी कि संबंध है किसके बीच में, उच्चाधिकारियों और उनके अधीनस्थ के बीच में, उनका परस्पर संबंध का निरूपण करता है, यानी कि कैसे उनके संबंध होंगे ये चीज इसमें बताती है। आदर्श प्रारूप के अंतर्गत ये जो है बताया जाता है। तो इनकी जो विधिक संरचना है उसमें क्या होता है, जो अधिकारी तंत्र होता है और उनके अधीनस्थ जो कार्मिक होते हैं उनके परस्पर संबंध का इसमें निरूपण किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 40 क्या कह रहा है कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। उपर्युक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, फाउंड, सालमंड, ऑस्टिन या डब्ल्यू विल्सन के द्वारा। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका राइट होगा। सालमंड के द्वारा ये जो परिभाषा दी गई है और पीजीटी में आई हुई परिभाषा है ये। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत यानी कमांड थ्योरी ऑफ लॉ का उन्नायक कहा जाता है। जेरेमी बेंथम, जीन बोर्डिन या फिर जो है जॉन ऑस्टिन, एवी डायसी। किसको, तो कानून के समादेश का सिद्धांत जो है जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया है और इसमें इन्होंने जो है ये जो है विधि का दांडिक स्वरूप है इसका उल्लेख करते हुए इन्होंने कानून के समादेश सिद्धांत का वर्णन किया है। और इसको जो है बेंथम ने जो है इस हॉब्स और बोदा के बाद इसको बेंथम ने आगे बढ़ाया था, लेकिन जो ऑस्टिन ने इसकी जो है अच्छे से व्याख्या की थी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बेंथम भी है, बोदा भी है, इन सबका योगदान रहा है, लेकिन ऑस्टिन ने इसको पूर्ण रूप से व्याख्यायित किया है तो ऑस्टिन का नाम इसके साथ जुड़ा है, कानून के समादेश का सिद्धांत। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर। अब कानून के समादेश का सिद्धांत जुड़ा किससे है, दांडिक स्वरूप से, जो कानून का दंड का स्वरूप होता है उससे जुड़ा हुआ, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 42 क्या कह रहा है कि कानून का सर्वमान्य स्रोत है, क्या है, परंपरा, रीति रिवाज है, धर्म है, कानूनी टीकाएं हैं या फिर विधान मंडल है। देखो भ्रमित नहीं होना है, सर्वमान्य जिसको सब मानते हो, सर्वमान्य क्या है, तो सर्वमान्य हो जाएगा विधानमंडल। आज के टाइम पे सर्वमान्य क्या है, विधानमंडल है, जहाँ पर विधियों का क्या हो जाता है, निर्माण किया जाता है, तो उसी को विधानमंडल बोलते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ संसद है।
तो यही जो है सर्वमान्य है विधानमंडल। ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य के ऊपर है, यह निम्नलिखित में से किसका मत है? डिग्वी का है, मिटलैंड का है, ह्यूगो क्रैब का है या फिर केल्सन का है? किसके द्वारा जो है ये बात कही गई है? तो ये डिग्वी का कथन है और ये भी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। जो परिभाषाएं आपको लग रही हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो वो मैं बता देती हूँ कि देखो ये पीजीटी में पूछी गई हैं, तो आपके सिलेबस के अंतर्गत ही हैं, आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, तो कोई भी परिभाषाएं उठा करके पूछ सकता है। चलिए देखेंगे, यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका जो है राइट होगा। और क्वेश्चन नंबर 44 जो है देखेंगे, ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विचार किसने दिया है? राज्य विधि का नहीं वरन विधि राज्य का निर्माण करती है। ऑस्टिन ने ऐसा कहा है, बेंथम ने कहा है, क्रैब ने कहा है या फिर ओपेनहाइमर ने कहा है कि राज्य विधि का नहीं वरन विधि जो है राज्य का निर्माण करती है, तो ऐसा क्रैब ने कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। क्रैब जो है ऐसा कहने वाले हैं। आगे देखेंगे, इसमें जो है परिभाषाएं काफ़ी हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो इम्पॉर्टेंट परिभाषा हैं वही रखी हैं हमने। निम्नांकित में से किस देश को विधि का शासन का परंपरागत स्थान माना जाता है? तो विधि के शासन का परंपरागत स्थान किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है इंग्लैंड को। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इंग्लैंड को इसलिए माना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही विधिक सर्वोच्चता पर बल दिया गया था और अनेक परंपराओं को, जो उनकी परंपराएं थी, उनको कानून का रूप दिया गया, यानी कि उनको कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया था, जिसके कारण वर्तमान में भी वहाँ विधि संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली की धुरी है। तो विधि जो कानून है तो वही जो है इनके संपूर्ण जो प्रशासन की प्रणाली है उसका केंद्र बिंदु है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो रहा है। देखेंगे 46 क्या कह रहा है कि विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया जाता है किसको? अरस्तू को, मॉन्टेस्क्यू को, एबी डायसी को या हेरोल्ड लॉस्की को? तो जो ये विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया जाता है, ये हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी ये इम्पोर्टेंट है इसलिए लेकर के आ गए हैं। तो अभी तक तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, ये एबी डायसी होंगे। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और देखो एक बात और देख लो कि जो विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना का उदय कहाँ होता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो उदय कहाँ होता है? ये ब्रिटेन में होता है। ठीक है, तो विधि का शासन जो है ब्रिटेन से बहुत रिलेटेड है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो उदय भी, इस संकल्पना का उदय भी ब्रिटेन में होता है। और इस संकल्पना को कौन प्रतिपादित करता है, देता कौन है? तो डायसी के द्वारा ये संकल्पना क्या किया जाता है कि ये इन्हीं के द्वारा इसको दी जाती है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन है और क्या कह रहा है कि कानून का शासन का मुख्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? प्रेस की स्वतंत्रता, नागरिकों की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपर्युक्त सभी। तो जो कानून का शासन है इसका बहुत व्यापक रूप है और ये इसका जो उद्देश्य होते हैं, ये प्रेस की भी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, नागरिकों की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करता है, जो न्यायपालिका की स्वाधीनता होती है, यानी कि वो किसी के अधीन नहीं होगी तभी तो वो सबको न्याय दे पाएगी, तो ये भी सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 48। मैक्स वेबर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वैध सत्ता कौन सी है? परंपरागत है, चमत्कारी है, विधि विवेक पूर्ण है या विधिक है? तो इसका जो है ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, विधिक या विवेकपूर्ण सत्ता। तो मैक्स वेबर के अनुसार सर्वश्रेष्ठ वैध सत्ता कौन सी है? विधिक है। विवेकपूर्ण सत्ता जो है यही है। और जो आधुनिक समाज है तो इसी को जो है फॉलो करता है, आधुनिक समाज की भी इसी सत्ता को जो है फॉलो करता है। विशिष्ट पहलू है आधुनिक समाज का यही सत्ता। और ये किस पर आधारित है? तो तार्किकता पर ये आधारित है। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। और मैक्स वेबर के अनुसार इन्होंने जो है 3 दिया है, तो यहाँ पर सारे दिए हैं। परंपरागत, चमत्कारी, कौन कौन सत्ता इनके अकॉर्डिंग है? परंपरागत सत्ता, चमत्कारी सत्ता, चमत्कारी या फिर करिश्माई, ठीक है। और तीसरा विधिक या विवेकपूर्ण सत्ता। तो ये 3 प्रकार की सत्ता इनके द्वारा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 प्रकार की सत्ता दी गई है, जिसमें इसको इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। इसी को जो है जो मैक्स वेबर है इसी को सबसे ज़्यादा है, जो तार्किकता पर आधारित हो, योग्यता पर आधारित हो। तो और विधिक या विवेकपूर्ण सत्ता को सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है सर्वमान्य माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जवाबित का सिद्धांत संबंधित है। जवाबित का सिद्धांत प्राकृतिक कानून, दैवी कानून, शाश्वत कानून या फिर राज्य का कानून। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ये राज्य के कानून से संबंधित है। कैसे संबंधित है? तो इसमें जो समझिए कि प्राकृतिक कानून, शाश्वत कानून, दैवी कानून, इन सबके जो विपरीत ये है अवधारणा क्या है? राज्य का कानून। जब जो पुराने समय में क्या मुगल काल के समय में जो अधिकांश कानून थे वो शरीयत यानी कि दैवी कानून के अनुसार चलते थे, लेकिन जो जवाबित था यानी कि राज्य का कानून, जवाबित क्या है? जवाबित का मतलब होता है राज्य का कानून। जो जवाबित कानून था यानी कि राज्य का कानून था, उसका भी अस्तित्व वहाँ पर था। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल भी नहीं था। ज़्यादातर जो है शरीयत के अकॉर्डिंग चलते थे, लेकिन जवाबित भी था यानी कि राज्य का कानून भी वहाँ पर था। और इसी जवाबित कानून जो सिद्धांत था यानी कि राज्य का कानून था, इसके अंतर्गत अनेक जो विधिक अधिकारी होते थे वो नियुक्त किए गए थे। और वर्तमान में अगर देखें कि इसका स्वरूप क्या है, तो संसद हो जाएगी, क्योंकि संसद जो है राज्य के कानूनों का निर्माण करती है। तो वर्तमान समय में ये संसद हो जाएगी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन कुछ संसद के संबंधित आता है तो जवाबित में यही आ जाएगा ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन घुमा के बहुत पूछता है आयोग। तो आप लोग जो है कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिनको प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। तो कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिनको प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। सालमन ने ऐसा कहा, ऑस्टिन ने, डायसी ने या फिर हालैंड ने। किसके द्वारा जो है ये बात कही गई है, ये परिभाषा दी गई है? तो देखो, ये जो परिभाषा है, स्टेटमेंट है, ये हालैंड के द्वारा दिया गया है। और इसका मतलब है हालैंड ये कहना चाहते हैं कि आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं जो मानव के बाह्य आचरण से संबंधित होते हैं। जो उनके बाह्य आचरण यानी कि जो व्यक्तियों के बाह्य आचरण होते हैं उनसे संबंधित होते हैं, और जिन्हें एक निश्चित सत्ता लागू करती है कि किसको कैसा कार्य करना है या नहीं करना है। एक निश्चित सत्ता ये डिफाइन करती है ना कि कौन से कार्य जो है कानूनी है, कौन से गैर कानूनी है, किनको व्यक्ति कर सकता है किस तरह के कार्य, और किस तरह के कार्य जो है करना अपराध है या फिर नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसी बातें कौन करता है? एक सत्ता ही तो लागू करता है। तो कानून क्या है? ये जो आचरण के उन सामान्य नियमों को कानून कहते हैं, और जो एक सत्ता जो मानव के बाह्य आचरण से संबंधित होते हैं और निश्चित सत्ता इनको लागू करती है। यह निश्चित सत्ता राजनीतिक क्षेत्र की मानवीय सत्ताओं में सर्वोच्च होती है, यानी कि जो निश्चित सत्ता होती है यह सर्वोच्च होती है, इसीलिए जो है सभी व्यक्ति इसका मानते हैं। तो हालैंड द्वारा ये परिभाषा दी गई है। आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करना चाहेंगे 50 क्वेश्चन पे। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अभी काफ़ी सारे टॉपिक हैं, वीडियोस आते रहेंगे लगातार। और उम्मीद है कि आपको मेरा बताया हुआ सारा कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ रहा है। यदि नहीं समझ में आ रहा, कहीं कोई डाउट है, तो आप हम वो कमेंट्स बॉक्स में जा करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट का ज़रूर जो है सोल्यूशन दे दूँगी, यानी कि उसको बताऊँगी जो भी आपका डाउट होगा। और मेरी कोशिश ये है कि आप जो है कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाएं। जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो मैं लेकर के आ रही हूँ, क्वेश्चन के थ्रू उनको जो है क्लियर कर रही हूँ, तो आप उसमें पकड़ बनाएं। आप जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप अगर समझ लेंगे तो आंसर आप कर पाएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।